is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter The Human Eye, and in this session we are here going to talk about scattering of light. So guys, अभी तक हमने obviously human eye से related काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया. इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया. अलॉन्ग विद दैट हमने डिस्पर्सन के बारे में स्टडी किया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी कर लिया. फिर इसके बाद में जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है हमने उससे रिलेटेड भी स्टडी ऑलरेडी कर लिया. तो अभी ये हमारा लास्ट सेशन बचता है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है और उस पे वेस्ट कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वेस्ट होते हैं, हम वही इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट. The reflection of light from an object in all directions is called scattering of light. Simply जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन होना सारी डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में, यदि किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, then that will be called the scattering of light. Clear? सिंपल सा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और हर एक डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो इस फिनोमिनन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. क्लियर? दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट. बट जो स्कैटर्ड लाइट है उसके जो कलर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट तो जो पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, क्लियर, दैट इज जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है उनके साइज पे डिपेंड करते हैं, एंड जो लेंथ है, जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है उस पे भी वो डिपेंड करते हैं. इज दैट क्लियर? दैट द कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट. क्लियर? इसके बाद आता है हमारा टिंडल इफेक्ट. जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं तो टिंडल इफेक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड रहता है. एक्चुअली द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल. कोई भी लाइट है उसकी जो बीम है उसका जो पाथ होगा वो किसी ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं रहता. क्लियर? However, its path becomes visible when it passes through a colloidal solution, where the size of particles is relatively larger. जबकि ये जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है कब? जब जो लाइट है हमारी वो किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस में वो विजिबल नहीं होता. डिफरेंस क्या रहता है? जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है रिलेटिवली लार्जर होता है इन कंपैरिजन विद ट्रू सॉल्यूशन. तो क्या होता है वहां पे कुछ ऐसा फिनोमिनन होता होगा ना कोलोइडल सॉल्यूशन में जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो जाता है जबकि ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता. तो वो क्या होता है? दैट इज द टिंडल इफेक्ट. यस, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, जो लाइट का पाथ विजिबल बनाती है कोलोइडल सॉल्यूशन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. क्लियर? That the scattering of light when it passes through a colloidal solution is called Tyndall effect. समझ में आ गया Tyndall effect क्या होता है? सिंपली कोई बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू विजिबल रहता है, दैट इज हम उसके थ्रू देख सकते हैं. तो यदि ऐसा विजिबिलिटी हमें शो हो रही है कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू तो वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है. और वही जो स्कैटरिंग होती है लाइट की जब भी वो किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. इज दैट क्लियर टू यू? दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड Tyndall effect. Also, the Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles of smoke, tiny water droplets, suspended waters of dust, and molecules of air, which becomes visible due to scattering of light. क्या होता है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या है? वो स्मोक के पार्टिकल्स का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. हेटेरोजेनियस से आप समझते हैं ना, दैट इज उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है. क्लियर? तो उसमें क्या है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, डस्ट के सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं,
एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं विच बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो विजिबल किसकी वजह से हो जाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही वो सब विजिबल रहते हैं। क्लियर दैट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ particles of smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air which becomes visible due to scattering of light. Now next question हमारा आता है why the color of sky is blue? जो sky है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, क्यों होता है? Actually during the daytime sky appears blue. सिंपली जब अभी आप डे टाइम में देखोगे तो जो स्काई है वो आपको ब्लू नजर आती है। क्लियर दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो छोटा होता है, वो स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से उनका साइज स्मॉलर होता है, so they are more effective in scattering of light of shorter wavelengths. इसीलिए इफेक्टिव कहाँ पे होंगे वो, वहाँ पे जब शॉर्टर वेवलेंथ्स की लाइट को स्कैटर करना हो। क्लियर that this is because the size of particles in the atmosphere is smaller than the wavelength of visible light, so they are more effective in scattering of the light of shorter wavelengths. And when the sunlight passes through the atmosphere, जब भी जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर से पास करती है, the fine particles scatter the blue color more strongly than red. तो जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू कलर को रेड कलर से ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो जो कलर ज़्यादा स्कैटर होगा ऑब्वियसली वही हमें ज़्यादा शो होगा। जब ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो रहा है तो हमें कैसा कलर दिखेगा स्काई का, ब्लू। क्लियर दैट द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, हैंस द स्काई अपीयर्स ब्लू। जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आइस तक एंटर करेगी, आइस में एंटर करेगी, एंड दिस इज द रीजन जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। समझ में आया क्यों ऐसा होता है, डे टाइम में स्काई ब्लू दिखता है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे सन का कलर कैसा होता है। ऑब्वियसली जब सन के साथ साथ जो स्काई होती है आसपास की उसका कलर भी रेड हो जाता है। क्लियर that the sunrise and sunset, at the sunrise and sunset the sun and sky appears red. जो sun है sky है दोनों ही red दिखते हैं। क्यों होता है, actually light from the sun near the horizon passes through thicker layer of air and covers larger distance in atmosphere before reaching our eyes. जो भी सन की लाइट होती है, जब भी सन हॉरिजॉन के पास होता है तो वहां से जो लाइट आ रही होती है वो थिकर लेयर जो होती है एयर की वहां से पास होके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक लार्ज डिस्टेंस कवर करती है एटमॉस्फेयर में बिफोर रीचिंग आवर आइज। हमारी आइज तक आने से पहले वो एटमॉस्फेयर में काफी एक लार्ज डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर दैट लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर and covers larger distance in the atmosphere before reaching our eyes. And near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Horizon के पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लू लाइट है, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स की लाइट्स हैं, उन्हें स्कैटर कर दिया जाता है पार्टिकल्स के थ्रू। क्लियर दैट नियर द हॉरिजन most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light reaches our eyes is of longer wavelength. जो लाइट हमारे आइज तक पहुंचती है वो कौन सी लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। This gives to the reddish appearance of the sun and the sky. इसी की वजह से जो सन है और स्काई है उसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश होता है। Is that clear? That near the horizon most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away by the particles, and therefore the light reaches our eye is of the longer wavelength, and this gives to the reddish appearance to the sun and the sky. Is that clear to you? However, at the noon the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. जबकि नून में क्या होता है, जो लाइट सन से आती है वो कैसे ट्रेवल करती है, दैट विल ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, दैट इज जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है ये। अलॉन्ग विद दैट क्या होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स हैं उन्हें स्कैटर करती है। इट अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड।
और नून के टाइम पे जो स्काई है वो वाइट नजर आती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा ब्लू एंड वायलेट कलर ही स्कैटर होते हैं, और वरना कोई कलर स्कैटर नहीं होता तो वो हमें शो नहीं होता. इज दैट क्लियर? That at the noon, the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, so it appears white as only a little of blue and violet colors are scattered. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, why are we not able to see the things clearly when we come out of a dark room? जब भी हम किसी डार्क रूम से आते हैं तो हम चीज़ों को क्लियरली कैसे नहीं देख पाते. आपने देखा है कभी आप किसी डार्क रूम में जाइएगा, आप डार्क रूम से जब बाहर आएंगे तो आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है. दैट इज जो डायरेक्टली आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आप चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाएंगे. क्लियर दैट वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डार्क रूम, एंड यू हैव टू आंसर व्हाई. आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है. एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, when we are in dark, pupil's size is bigger to collect more amount of light. Clear? जब भी हम डार्क रूम में होते हैं तो जो प्यूपल का साइज है वो बढ़ जाता है, वो बिगर हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को वो कलेक्ट कर पाए. ये तो हम जानते हैं ना कि जो प्यूपल का साइज होता है वो डार्क रूम में बिगर हो जाता है जबकि लाइट रूम में स्मॉलर हो जाता है. इज दैट क्लियर? दैट व्हेन वी आर इन डार्क, pupil size is bigger to collect more amount of light, and as we come out of the dark room, जैसे ही हम डार्क रूम से बाहर आएंगे, its size needs to become smaller. तो उसका जो साइज है वो स्मॉलर होना चाहेगा, वो स्मॉलर होगा. फॉर द टाइम इंटरवल पर्सन इज अनेबल टू सी, और उसी टाइम इंटरवल में पर्सन क्लियरली नहीं देख पाता, क्योंकि जो पीपल होती है वो अपना साइज स्मॉल होने के लिए मैनेज कर रही होती है. वो ये मैनेज कर रही होती है कि उसका साइज है जो बिगर साइज था वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाए. तो क्या होता है, उससे थोड़ा टाइम लगता है, एंड इसे उसी टाइम इंटरवल के लिए जो पर्सन है वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता. इज दैट क्लियर? दैट व्हेन वी आर इन डार्क, पीपल साइज इज बिगर टू कलेक्ट मोर अमाउंट ऑफ लाइट, and as we come out of dark room, its size needs to become smaller. For that time interval, person is unable to see. Is that clear? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया कि जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है. हमने भी स्टडी किया कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो स्काई है, जो सन है, उसका कलर रेडिश क्यों हो जाता है. ऑल्सो हमने ये भी स्टडी किया नून के टाइम पे जो स्काई है उसका कलर वाइट क्यों रहता है. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें ये एक्सप्लेन करती थी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नेचर के कलर्स में क्या क्या अफेक्ट पड़ता है. So I guess this was enough for this session, and obviously is the end of our chapter. But obviously in next session we are going to discuss about question answers. Till then, good luck.